Hello everyone, this is Rita Yadav and you are on Gate Chemical Planet, a planet of knowledge and information. I welcome back all of you on Gate Chemical Planet. आज हम बात करेंगे नेशनल फर्टिलाइजर लिमिटेड NFL के एग्जाम की कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में। यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट जानकारी मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूंगी। अभी जो IOCL रिफाइनरी का एग्जाम हुआ था उसमें कुछ स्टूडेंट ने कमेंट किया है वीडियो में कि जो बोंगा गांव रिफाइनरी का पेपर था उनमें 70 क्वेश्चन जो है केवल फिजिक्स से पूछ लिए गए हैं। तो यहाँ पर देखिए डिपेंड करता है कि पेपर जो है वो किसने बनाया है। पेपर में जो है वो कुछ भी पूछा जा सकता है, कहीं पर भी मेंशन कुछ भी किया नहीं गया है। तो इसी तरह से ये जो NFL का एग्जाम है इसके लिए मैं बार बार आप लोगों से ये कह रही हूँ कि आप जनरल साइंस को यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा वैल्यू दें और जनरल साइंस में फिजिक्स और केमिस्ट्री के क्वेश्चंस ज़्यादा से ज़्यादा आप पढ़कर जाएं। इसके अलावा अगर आपके पास टाइम है तो जो आपके डिसिप्लिन रिलेटेड सब्जेक्ट की बात की गई है, जो कि BSc PCM वालों के लिए फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथ है, उनमें केमिस्ट्री का सब्जेक्ट जो है वो उनका मेन सब्जेक्ट होगा और डिप्लोमा केमिकल के लिए केमिकल इंजीनियरिंग के सब्जेक्ट जो होंगे वो उनके डिसिप्लिन रिलेटेड सब्जेक्ट होंगे, तो आप उन्हें भी थोड़ा सा देखकर जाएं। अदरवाइज यहाँ पर जनरल जो आपकी साइंस है उससे रिलेटेड क्वेश्चंस की वीडियो मैं आप लोगों को दे रही हूँ। आप मेरे साथ वीडियो के अंत तक बने रहें और सारे क्वेश्चंस को स्टेप बाय स्टेप मेरे साथ रिवाइज जरूर करें। ये सीरीज आप लोगों के लिए बेनिफिशियल जरूर रहेगी और जितने भी डिप्लोमा केमिकल और BSc PCM के स्टूडेंट्स हैं वो मेरे साथ वीडियो के अंत तक बने रहें। तो यहाँ पर हम सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 को देखते हैं। द प्रीफिक्स फेम्टो स्टैंड फॉर, और आपका टाइम जो है वो स्टार्ट हो चुका है। कह रहे हैं जो प्रीफिक्स फेम्टो होता है वो किसके लिए यूज किया जाता है। तो यहाँ पर हम ऑप्शंस देख लेते हैं। ऑप्शन ए में बोला गया है 10 to the power 15, देन बी में 10 to the power -15, सी में 10 to the power 5 और डी ऑप्शन में 10 to the power -5। तो यहाँ पर मैं आप लोगों को बता देती हूँ कि जो फेम्टो होता है वो होती है यूनिट ऑफ लेंथ और 1 फेम्टो इक्वल्स टू होता है 10 to the power -15 मीटर्स। तो यहाँ पर इसका आंसर होगा बी ऑप्शन करेक्ट। अब हम बढ़ते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ। 1 लाइट ईयर इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू, और यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन जो है वो दिए गए हैं। 10 to the power 15 मीटर्स, 10 to the power 16 मीटर्स, 10 to the power 11 किलोमीटर्स या फिर 10 to the power 16 किलोमीटर्स। तो आपका जो टाइम है वो स्टार्ट हो चुका है। तो आप यहाँ पर इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं कि ये किसके इक्वल होगा। यहाँ पर मैं आपको इस क्वेश्चन के लिए एक हिंट दे देती हूँ जिससे आपको हेल्प मिल जाएगी इस क्वेश्चन का आंसर करने के लिए। तो मैं आपको बता देती हूँ कि यूनिट ऑफ लेंथ इज लाइट ईयर and it is used to express the astronomical distance। तो ये एस्ट्रोनॉमिकल डिस्टेंसेस को एक्सप्रेस करने के लिए यूज की जाती है और 1 लाइट ईयर जो होता है इट इज इक्वल टू 9.46 इंटू 10 to the power 12 किलोमीटर्स। तो यहाँ पर इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बर्नौलीज थ्योरम इज एप्लीकेबल टू, कह रहे हैं बर्नौलीज थ्योरम जो होती है वो किसके लिए एप्लीकेबल होती है और आपका जो टाइम है वो स्टार्ट हो चुका है। विस्कोसिटी, सरफेस टेंशन, स्टैटिक फ्लूइड प्रेशर, फ्लो ऑफ फ्लूइड। तो यहाँ पर मैं आपको हिंट दूंगी, आप इसका आंसर जो है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं क्योंकि इस तरीके के क्वेश्चन जो है पेपर में आने की पूरे चांसेस बनते हैं। तो यहाँ पर मैं आपको बता देती हूँ कि जो बर्नौलीज इक्वेशन होती है इट इज एप्लीकेबल टू इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड एंड स्ट्रीमलाइन फ्लोस। तो यहाँ पर इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं और आपस में डिस्कस जरूर करें कि इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ हम बढ़ेंगे। डेफिनेशन ऑफ फोर्स कम्स फ्रॉम न्यूटन्स विच लॉ ऑफ मोशन। तो कह रहे हैं कि जो फोर्स की डेफिनेशन है वो न्यूटन्स के कौन से लॉ से ली गई है। ठीक है, आपका जो टाइम है वो स्टार्ट होता है और मैं आपको ऑप्शन बता देती हूँ। फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, सेकंड लॉ ऑफ मोशन, थर्ड लॉ ऑफ मोशन या फिर लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। तो यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर क्या होगा वो भी मैं आपको बता देती हूँ। न्यूटन्स सेकंड लॉ ऑफ मोशन
डिफाइंस द फोर्स एक्टिंग अपॉन द बॉडी। ठीक है, तो न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन जो है वो फोर्स को डिफाइन करता है, और जो फोर्स होता है इट इज इक्वल टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। फोर्स को बताया गया है इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। तो यहाँ पर इसका करेक्ट ऑप्शन है सेकंड लॉ ऑफ मोशन। तो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। मैग्नेटिक, इलेक्ट्रोस्टैटिक एंड ग्रेविटेशनल फोर्सेस कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ, और आपका टाइम स्टार्ट होता है। तो ये कह रहे हैं मैग्नेटिक, इलेक्ट्रोस्टैटिक और जो ग्रेविटेशनल फोर्सेस होते हैं वो कौन से फोर्सेस की कैटेगरीज में आते हैं। फ्रिक्शनल फोर्सेस, कॉन्टैक्ट फोर्सेस, नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस या फिर नॉन फ्रिक्शनल फोर्सेस। तो यहाँ पर जानकारी के लिए मैं आप लोगों को बता देती हूँ कि जो नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस होते हैं दे आर फोर्सेस विच एक्ट ऑन एन ऑब्जेक्ट विदाउट कमिंग फिजिकली इन कॉन्टैक्ट विथ इट। तो यहाँ पे ये जो तीनों फोर्सेस हैं ये नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस का एग्जांपल्स होते हैं, क्योंकि अगर हम ग्रेविटेशनल फोर्स को देखें तो उसमें जो दो बॉडीज हैं m1 और m2 उनके बीच का जो सेपरेटिंग डिस्टेंस होता है वो होता है r। तो वहां पे जो दोनों मासेस होते हैं वो एक दूसरे के फिजिकली कॉन्टैक्ट में नहीं होते हैं। इसी तरह से अगर हम चार्ज को देखें तो उनके बीच में भी डिस्टेंस होता है। तो यहाँ पर ये जो तीनों टाइप्स के फोर्सेस हैं, मैग्नेटिक फोर्सेस, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस एंड ग्रेविटेशनल फोर्सेस, दे आर द टाइप ऑफ नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस। ये क्वेश्चन प्रीवियस ईयर पेपर में आ चुका है, तो आप इस क्वेश्चन का आंसर यहाँ से जरूर देखकर जाएं। तो मैं बढ़ती हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। द क्लाउड्स फ्लोट इन द एटमॉस्फेयर बिकॉज ऑफ देयर लो। कह रहे हैं जो क्लाउड्स होते हैं वो एटमॉस्फेयर में फ्लोट क्यों करते हैं, क्यों करते हैं? बिकॉज ऑफ देयर लो। कौन सी चीज जो होती है, कौन सा पैरामीटर लो होने की वजह से क्लाउड्स एटमॉस्फेयर में फ्लोट करते हैं? और आपका टाइम स्टार्ट होता है अब। तो यहाँ पर है टेम्परेचर, प्रेशर, वेलोसिटी या फिर डेंसिटी। तो कौन से पैरामीटर के लो होने की वजह से क्लाउड्स जो हैं वो फ्लोट करते हैं एटमॉस्फेयर में? तो यहाँ पर मैं इसका आंसर आप लोगों को बता देती हूँ कि इसका आंसर क्या होगा। तो क्लाउड्स जो होते हैं वो होते हैं कंडेंस्ड फॉर्म ऑफ वाटर, एंड उनकी जो डेंसिटी होती है वो बहुत ही कम होती है, और डेंसिटी के कम होने के कारण ही क्लाउड्स जो होते हैं वो एटमॉस्फेयर में फ्लोट करते हैं। तो यहाँ पर जो इसका आंसर है वो होगा लो डेंसिटी। डी इज द करेक्ट ऑप्शन। यहाँ पर एक बार मैं आपको इंग्लिश मीडियम वाले जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए पढ़ के क्वेश्चन का आंसर बता देती हूँ। एक्सप्लेनेशन: क्लाउड्स आर कंडेंस्ड फॉर्म ऑफ वाटर, दे हैव अ वेरी लेस डेंसिटी एंड क्लाउड फ्लोट्स इन द एटमॉस्फेयर ड्यू टू देयर लो डेंसिटी। तो यहाँ पर जितने भी हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम्स के स्टूडेंट हैं मैं उनको साथ लेकर चल रही हूँ, और वो दोनों मेरे साथ वीडियो के अंत तक बने रहें। किसी को भी लैंग्वेज में कोई दिक्कत नहीं आएगी, मुझे हिंदी और इंग्लिश दोनों ही आती हैं। तो यहाँ पर हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। एक्स रेज वर डिस्कवर्ड बाय। ये क्वेश्चन बहुत बार पेपर में प्रीवियस ईयर्स में आ चुका है, कई बार MRPL में भी ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो कह रहे हैं एक्स रेज की खोज कौन से साइंटिस्ट ने की थी, और आपका जो टाइम है वो स्टार्ट होता है अब। बैक्वेरियल, वैन लैन, रॉन्टजेन और क्वेरी। तो यहाँ पर जो देखो बैक्वेरियल, तो इसका आंसर नहीं होगा। मैडम क्यूरी ने एक्सरेज की खोज नहीं की थी और वैन लैन ने भी नहीं की थी। तो जो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा उसके बारे में मैं थोड़ा सा आप लोगों को प्रकाश डाल देती हूँ कि उसका आंसर क्या होने वाला है। तो 1895 ईस्वी में विलियम रॉन्टजेन ने, जो कि प्रोफेसर थे फिजिस्ट के बावेरिया में और आपके वुर्ट्सबर्ग में, उन्होंने डिस्कवरी की थी एक्सरेज की। ठीक है, एंड इट वाज डिस्कवर्ड एक्सीडेंटली। और जो एक्सरेज की खोज हुई थी वो एक्सीडेंटली हुई थी जब जो प्रोफेसर रॉन्टजेन थे वो टेस्टिंग कर रहे थे कैथोड रेज की, कि कैथोड रेज जो होती हैं वो ग्लास में से पास कर सकती हैं या नहीं। तो यहाँ पर मैं इंग्लिश मीडियम वालों के लिए आंसर का जो एक्सप्लेनेशन है वो बता देती हूँ। इन द ईयर 1895 विलियम रॉन्टजेन, a professor of physics in Würzburg, Bavaria, discovered X-rays.
and it was discovered accidentally while testing whether cathode rays could pass through glass. तो यहाँ पर ये कैथोड रेस जो है वो प्रोफेसर रोएंटजन ने डिस्कवर की थी। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है डी। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। साउंड ट्रेवल फास्ट इन, कह रहे हैं साउंड जो है वो कौन से मीडियम में फास्ट ट्रेवल करती है। तो आप इसका आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए कि आप इसके आंसर के बारे में क्या सोचते हैं। तो साउंड जो होती है वो कौन से मीडियम में सबसे ज्यादा जो है फास्ट ट्रेवल करती है, स्टील में, एयर में, वाटर में या फिर वैक्यूम में। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन के आंसर के बारे में थोड़ा सा प्रकाश डाल लेते हैं कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या होने वाला है। तो मैं आपको बता देती हूँ कि जो साउंड सबसे ज्यादा फास्ट करती है, ट्रेवल करती है फास्ट, वो है सॉलिड मीडियम। सॉलिड में क्या होता है कि जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो बहुत ही क्लोज होते हैं, और क्या होता है ये जो क्लोज मॉलिक्यूल्स होते हैं इट अलाउ साउंड वेव्स टू ट्रेवल मोर क्विकली। और ये जो मॉलिक्यूल्स पास पास होने की वजह से क्या होता है, मॉलिक्यूल्स अलाउ करते हैं साउंड वेव को कि साउंड वेव जो है वो बहुत ही क्विकली जो है उसमें से पास हो सके। साउंड वेव के बारे में एक और जानकारी मैं आप लोगों को यहाँ पर बता देती हूँ। साउंड वेव ट्रेवल्स ओवर 17 टाइम्स फास्टर थ्रू स्टील देन थ्रू एयर। साउंड वेव्स कैन नॉट ट्रेवल इन वैक्यूम। साउंड वेव को ट्रेवल करने के लिए मीडियम की जरूरत होती है, इसलिए साउंड वेव जो है वैक्यूम में ट्रेवल नहीं कर सकती। तो यहाँ पर मैं इसका पूरा एक्सप्लेनेशन आपको पढ़कर बता देती हूँ। Sound travel fastest in solids. Molecules in a solid are much closer and it allows sound waves to travel more quickly. Sound waves travel over 17 times faster through steel than through air. Sound waves cannot travel in vacuum. तो यहाँ पर इसका आंसर होगा स्टील। स्टील में सबसे ज़्यादा फास्टेस्ट जो है साउंड वेव ट्रेवल करेंगी as compared to air, water and vacuum. Vacuum में sound wave travel नहीं करेंगी। A is the correct option for this. So now we will move on to the next question. The sun heats the earth through which type of heat transfer process? तो यहाँ पे पूछा गया है कि जो सन है वो अपनी हीट का जो ट्रांसफर करता है अर्थ पर, वो कौन से मोड ऑफ हीट ट्रांसफर के थ्रू करता है, कन्वेक्शन, कंडक्शन, रेडिएशन और फ्यूजन। तो यहाँ पर आपका जो टाइम है वो स्टार्ट हो चुका है। आप अपना आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं कि आप इस क्वेश्चन के आंसर के बारे में क्या विचार रखते हैं। तो यहाँ पर मैं आपको बता देती हूँ कि इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो होगा द सन हीट्स द अर्थ थ्रू द रेडिएशन हीट ट्रांसफर मोड। तो यहाँ पे इसका करेक्ट ऑप्शन है रेडिएशन। तो इस क्वेश्चन को आप जरूर ध्यान से देख कर जाएं, इस तरीके के क्वेश्चन पेपर में आने के पूरे चांसेस रहते हैं। तो यहाँ पर हम बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 में पूछा गया है The rate of evaporation of liquid does not depends upon, और आपका टाइम स्टार्ट होता है अब। कह रहे हैं जो इवापोरेशन का रेट होता है किसी लिक्विड के लिए वो कौन से फैक्टर पर डिपेंड नहीं करता है, टेम्परेचर पर, उसके मास पर, ह्यूमिडिटी पर या फिर इट्स सरफेस एरिया एक्सपोज्ड टू द एटमॉस्फेयर। तो यहाँ पर इवापोरेशन के बारे में थोड़ा सा एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन मैं आप लोगों को बता देती हूँ। देखो अगर टेम्परेचर ज़्यादा होता है तो रेट ऑफ इवापोरेशन बढ़ जाता है। इसी तरह से ह्यूमिडिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ इवापोरेशन। ह्यूमिडिटी ज़्यादा होगी तो रेट ऑफ इवापोरेशन कम हो जाता है। और इसी तरह से आपने देखा होगा कि अगर आप कपड़ों को फैला के डालते हैं, यानी कि एरिया जैसे ही बढ़ता है कपड़े का तो उसमें जो हीट होती है वो अच्छे से पास होती है। तो सरफेस एरिया बढ़ने से भी क्या होता है कि आपका रेट ऑफ इवापोरेशन इंक्रीज हो जाता है। तो यहाँ पर मैं आप लोगों को इसका एक्सप्लेनेशन थोड़ा सा बता देती हूँ। इवापोरेशन डज नॉट डिपेंड्स ऑन द
टाइप ऑफ पार्टिकल्स। इवापोरेशन जो होता है वो टाइप ऑफ पार्टिकल्स पर डिपेंड नहीं करता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग कमेंट करके कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि इसका आंसर क्या होगा। मैंने आप लोगों को सारा हिंट दे दिया है। तो आपका जो इवापोरेशन होता है वो डिपेंड करता है सरफेस एरिया पर, विंड की स्पीड पर। विंड की स्पीड ज्यादा होगी तो रेट ऑफ इवापोरेशन इंक्रीज हो जाता है, ह्यूमिडिटी पर और टेम्परेचर पर। तो जो ह्यूमिडिटी होती है, ह्यूमिडिटी क्या करती है, डिक्रीज करती है रेट ऑफ इवापोरेशन को। तो यहाँ पर आप इसका आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए कि आप इस क्वेश्चन के आंसर के बारे में क्या विचार रखते हैं। हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, विच लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर इज यूज्ड फॉर टेलीकम्युनिकेशन। और आपका टाइम स्टार्ट होता है। कह रहे हैं एटमॉस्फेयर की कौन सी लेयर जो है टेलीकम्युनिकेशन में यूज की जाती है। थर्मोस्फियर, ट्रोपोस्फियर, स्ट्रेटोस्फियर या फिर आइनोस्फियर। ठीक है, तो यहाँ पर मैं आप लोगों को एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन के तौर पर बता देती हूँ कि जो आइनोस्फियर होती है, आइनोस्फियर इज द अपर लेयर ऑफ अर्थ एटमॉस्फेयर। आइनोस्फियर जो होती है वो अर्थ एटमॉस्फेयर की ऊपरी लेयर होती है, अपर लेयर होती है। और इसकी जो स्टार्टिंग होती है वो 80 किलोमीटर अल्टीट्यूड से होती है। और ये जो इसका जो मैक्सिमम लिमिट होती है वो होती है 1000 किलोमीटर। और अब ये जो आइनोस्फियर्स होती हैं, आइनोस्फियर्स कंसिस्ट ऑफ लेयर्स विच आर इन्वॉल्व्ड इन द रिफ्लेक्शन ऑफ रेडियो वेव्स। और यही जो है फिनोमिना यूज किया जाता है ट्रांसमिशन में। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आइनोस्फियर। आइनोस्फियर वो लेयर होगी जहां पर टेलीकम्युनिकेशन के लिए यूज की जाती है। तो आइनोस्फियर इज द लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर व्हिच इज यूज्ड फॉर द टेलीकम्युनिकेशन पर्पस। ये क्वेश्चन जो है प्रीवियस ईयर में आ चुका है, तो आप इस क्वेश्चन को देखकर जरूर जाएं। तो यहाँ पर इसका आंसर जो है वो मैं आप लोगों के लिए एक बार रीड कर देती हूँ। Ionosphere is the upper layer of Earth atmosphere. It starts from 80 kilometer altitude and reaches up to more than 1000 kilometers. Ionosphere consists of layers which are involved in the reflection of radio waves. तो यहाँ पर इसका आंसर है आइनोस्फीयर। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12 में पूछा गया है द केमिकल नेम ऑफ प्लास्टर ऑफ पेरिस। और आपका जो टाइम है वो अब स्टार्ट होता है। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का केमिकल नेम आप सभी को पता होगा। जितने भी यहाँ पे डिप्लोमा केमिकल वाले हैं उनसे मैं चाहूंगी कि वो यहाँ पर इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। और बीएससी के जो स्टूडेंट हैं उन्होंने अगर ये नहीं पढ़ा है तो मेरे साथ क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन जरूर सुने। तो यहाँ पर इनमें ऑप्शन दिए हैं कैल्शियम क्लोराइड, कैल्शियम नाइट्रेट, कैल्शियम सल्फेट हाइड्रेट या फिर नन ऑफ दिस। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस के बारे में कुछ जानकारी मैं आप लोगों के लिए बता देती हूँ अगर आप नहीं जानते हैं। CaSO4 हाफ H2O ये नाम होता है प्लास्टर ऑफ पेरिस का। कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, हेमीहाइड्रेट इसलिए बोला जा रहा है क्योंकि यहाँ पे वाटर का आधा मॉलिक्यूल जो है वो अटैच है कैल्शियम सल्फेट के साथ। तो कैल्शियम सल्फेट के साथ जब आधा वाटर मॉलिक्यूल ऐड होता है तो वो कहलाता है कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। हाफ मॉलिक्यूल ऑफ वाटर इज अटैच्ड टू द कैल्शियम सल्फेट। ठीक है, अब ये जो प्लास्टर ऑफ पेरिस होता है ये कौन सी रिएक्शन से बनाया जाता है? इसका जो रॉ मटेरियल होता है वो होता है जिप्सम। जब हम जिप्सम को 120 से 180 डिग्री सेल्सियस पर हीट करते हैं तो प्लास्टर ऑफ पेरिस बनता है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि जो जिप्सम होता है उसका फार्मूला होता है CaSO4 यानी कि कैल्शियम सल्फेट और उसके साथ दो वाटर मॉलिक्यूल्स अटैच होते हैं 2H2O। तो यहाँ पर जो है 1.5 वाटर मॉलिक्यूल यानी कि 1.5 वाटर मॉलिक्यूल जो है वो रिमूव हो जाता है और जो आधा मॉलिक्यूल वाटर का बचता है वो
कैल्शियम सल्फेट के साथ अटैच रहता है। तो दिस इज द रिएक्शन फॉर द प्लास्टर ऑफ पेरिस। अगर आप नहीं जानते हैं तो यहाँ से इसका एक्सप्लेनेशन बहुत ही अच्छे से देख सकते हैं। तो हम पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट कोरोड्स रैपिडली। तो यहाँ पर आपका जो टाइम है वो स्टार्ट होता है अब। आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है कि ये जो दी गई मेटल्स हैं इनमें से कौन सी जो मेटल है ये कोरोड होती है सबसे ज्यादा रैपिडली। तो जिंक, सिल्वर, आयरन और एल्यूमिनियम। तो देखो यहाँ पर अगर हम इनके आंसर को छांटे, बाइफरकेट करें, तो यहाँ पर जिंक और सिल्वर इसका आंसर नहीं है। ठीक है, अब बचा आयरन और एल्यूमिनियम। तो देखो एल्यूमिनियम का भी कोरोजन होता है और आयरन का भी कोरोजन होता है। तो आयरन और एल्यूमिनियम में रैपिडली कोरोजन किसका होगा इसके बारे में कुछ प्रकाश डाल लेते हैं। तो कह रहे हैं कि जो आयरन होता है वो एल्यूमिनियम के कंपैरिजन में कोरोड करता है रैपिडली। ठीक है, आयरन कोरोड फास्टर देन एल्यूमिनियम। ऐसा क्यों होता है? एल्यूमिनियम जो होता है वो मोर रिएक्टिव होता है आयरन से। अगर हम रिएक्टिविटी सीरीज में देखें तो एल्यूमिनियम जो है वो ऊपर होता है आयरन से। तो एल्यूमिनियम हुआ मोर रिएक्टिव देन आयरन, बट एल्यूमिनियम डज नॉट कोरोड इजीली because it forms a layer of aluminium oxide which prevent it from further reacting with air. But iron keeps on reacting with air and keeps on corroding. तो यहाँ पर एक बात जो है वो सामने निकल के आ रही है कि जो आयरन होता है भले ही वो मोर रिएक्टिव होता है, एल्यूमिनियम होता है वो भले ही आयरन से ज्यादा रिएक्टिव होता है, लेकिन तभी भी उसका जो कोरोजन होता है वो आयरन से कम होता है, क्योंकि आयरन जो होता है वो इजीली कोरोड नहीं करता और एल्यूमिनियम ऑक्साइड की एक लेयर बना लेता है। और ये जो लेयर बनती है ये लेयर आयरन को रोक देती है फर्दर रिएक्ट होने से एयर के साथ। इसीलिए आयरन का जो एल्यूमिनियम का जो कोरोजन होता है वो फर्दर नहीं होता और जो आयरन होता है वो रिएक्ट करता रहता है एयर से बार बार और उसका जो कोरोजन है वो होता रहता है और उसका कोरोजन ज्यादा होता है। तो यहाँ पे सबसे ज्यादा जो कोरोजन रहेगा वो होगा आयरन का, which element is more rapidly corrodes. So iron is the correct option for this question. So now we will move on to the next question. तो यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। और आपका जो टाइम है वो स्टार्ट होता है। तो कह रहे हैं एंथैल्पी, डेंसिटी, विस्कोसिटी या फिर कॉन्सेंट्रेशन। तो आप इसका आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं कि इनमें से कौन सी प्रॉपर्टी जो है वो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी होती। मैंने अपने लास्ट वीडियो में आपको एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी और इंटेंसिव प्रॉपर्टीज के बारे में बताया था, फिर भी मैं एक बार आप लोगों को एक बार रिकॉल करा देती हूँ कि इंटेंसिव प्रॉपर्टीज और एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज जो होती हैं वो कौन कौन सी प्रॉपर्टीज होती हैं। तो इंटेंसिव प्रॉपर्टीज वो प्रॉपर्टीज होती हैं विच डोंट डिपेंड ऑन द क्वांटिटी ऑफ मैटर और द अमाउंट ऑफ मैटर और द साइज ऑफ द सिस्टम। यानी कि इंटेंसिव प्रॉपर्टीज जो होती हैं वो सिस्टम के साइज पर डिपेंड नहीं करती हैं और मैटर की क्वांटिटी या मैटर के अमाउंट पर डिपेंड नहीं करती हैं। इसी तरह से जो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज होती हैं वो अमाउंट ऑफ मैटर या क्वांटिटी ऑफ मैटर या साइज ऑफ द सिस्टम पर डिपेंड करती हैं। तो यहाँ पर मैं आप लोगों को इंटेंसिव प्रॉपर्टीज के एग्जांपल्स बता देती हूँ, जैसे कि केमिकल पोटेंशियल है, कलर है, कॉन्सेंट्रेशन है, प्रेशर, टेम्परेचर, डेंसिटी, स्पेसिफिक ग्रेविटी, मोलैलिटी जो कि आपकी विस्कोसिटी है और थर्मल कंडक्टिविटी है, सरफेस टेंशन है, ये सारी इंटेंसिव प्रॉपर्टीज होती हैं। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, स्पेसिफिक वॉल्यूम है, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, मैग्नेटिक परमियाबिलिटी, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, ये सारी इंटेंसिव प्रॉपर्टीज होती हैं। अब हम बात करते हैं एग्जांपल ऑफ एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज के बारे में।
तो एंथैल्पी है, एंट्रोपी है, गिब्स फ्री मास एनर्जी है, मास है आपका, मास जो होता है वो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी होता है, वॉल्यूम है, इंटरनल एनर्जी जिसे कि हम कैपिटल यू से डिफाइन करते हैं, हीट कैपेसिटी कैपिटल सीपी से हम डिफाइन करते हैं, और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस जो कि मोल होता है, और जो आपका है हेल्महोल्ट्ज एनर्जी। ये सारे होते हैं एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का जो आंसर होने वाला है वो है एंथैल्पी। एंथैल्पी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी होती है। ए इज द करेक्ट ऑप्शन। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ने से पहले मैं आप लोगों को बता देती हूँ कि अगर आपके पास ये चार्ट नहीं है तो आप इस चार्ट को यहाँ से ले सकते हैं, इसका स्क्रीनशॉट जो है आप यहाँ से ले सकते हैं। तो हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 15 की तरफ। द पॉइजनस गैस प्रेजेंट इन फ्यूम्स ऑफ मोटर कार, कह रहे हैं जो मोटर कार की फ्यूम्स निकलती हैं उसमें कौन सी पॉइजनस गैस जो होती है वो प्रेजेंट होती है। CH4 मीथेन, कार्बन मोनोऑक्साइड CO, या फिर C2H2, या फिर CO2। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो आपकी नजर में क्या होगा, आप इस क्वेश्चन के आंसर के बारे में क्या सोचते हैं, आप अपना आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। तो यहाँ पर मैं आपको बता देती हूँ कि ये जो पॉइजनस गैस है जो कि मोटर कार की फ्यूम्स में रहती है प्रेजेंट, ये होती है कार्बन मोनोऑक्साइड। कार्बन मोनोऑक्साइड CO से रिप्रेजेंट की जाती है। ये एक पॉइजनस गैस होती है एंड इट इज एमिटेड फ्रॉम द एग्जॉस्ट सिस्टम ऑफ अ कंबस्टिबल इंजन ऑफ एन ऑटोमोबाइल विच यूजेस डीजल एंड पेट्रोल एज अ फ्यूल। तो यहाँ पर ये जो पॉइजनस गैस है ये होगी कार्बन मोनोऑक्साइड। तो B is the correct option for this. So now we will move on to the next question. The most important ingredient of dynamite is, कह रहे हैं डायनामाइट का मोस्ट इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट यानी कि डायनामाइट में मोस्ट इंपॉर्टेंटली क्या प्रेजेंट होता है। TNT जिसे ट्राई नाइट्रोटोल्यूइन बोला जाता है, पिक्रिक एसिड, नाइट्रोबेंजीन, या फिर नाइट्रोग्लिसरीन। तो यहाँ पर मैं आप लोगों की जानकारी के लिए बता देती हूँ, नाइट्रोग्लिसरीन जिसे कि ग्लिसरल ट्राई नाइट्रेट भी बोला जाता है, ग्लिसरल ट्राई नाइट्रेट, ये जो होता है इट इज अ वेरी पावरफुल एक्सप्लोजिव। तो जो आपका डायनामाइट होता है ये इसमें प्रेजेंट होता है। तो यहाँ पर इसका ऑप्शन होगा D, नाइट्रोग्लिसरीन। ठीक है, तो नाइट्रोग्लिसरीन इज द इंग्रेडिएंट ऑफ डायनामाइट। सो नाउ वी विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। फेलिंग सॉल्यूशन इज, तो कह रहे हैं फेलिंग सॉल्यूशन जो है वो क्या होता है, और आपका टाइम स्टार्ट होता है अब। तो यहाँ पे मैं आपको बता देती हूँ इसकी 4 ऑप्शन है, कॉपर सल्फेट एंड रॉशियन सॉल्ट प्लस NaOH, एसिडिफाइड कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन, या फिर अमोनिकल क्यूप्रस क्लोराइड सॉल्यूशन, और डी ऑप्शन में दिया है नन ऑफ दिस। तो यहाँ पे फेलिंग सॉल्यूशन के बारे में आपको मैं जानकारी दे देती हूँ। इट इज अ मिक्सचर ऑफ कॉपर सल्फेट, पोटेशियम सोडियम टार्ट्रेट एंड सोडियम हाइड्रोक्साइड। यानी कि ये जो फेलिंग सॉल्यूशन होता है ये मिक्सचर होता है कॉपर सल्फेट का, और इसमें एक रॉशियन सॉल्ट प्रेजेंट होता है जिसे बोलते हैं पोटेशियम सोडियम टार्ट्रेट, और इसमें जो NaOH है वो प्रेजेंट होता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड। अब हम बात कर लेते हैं कि जो फेलिंग सॉल्यूशन है उसका यूज कहाँ पे होता है। तो फेलिंग सॉल्यूशन इज यूज्ड टू डिफरेंशिएट बिटवीन वाटर सॉल्युबल कार्बोहाइड्रेट्स यानी कि एल्डिहाइड एंड कीटोन फंक्शनल ग्रुप्स। तो आपका जो फेलिंग सॉल्यूशन होता है इसका यूज किया जाता है एल्डिहाइड और कीटोन फंक्शनल ग्रुप्स के डिफरेंशिएशन को करने में। तो फेलिंग सॉल्यूशन जो है वो मिक्सचर होता है कॉपर सल्फेट का, रॉशियन सॉल्ट का और NaOH का। सो A is the correct option for this question. So now we will move on to the next question, which of the following metal has least melting point? कह रहे हैं इनमें से दी गई मेटल में किसका मेल्टिंग पॉइंट लीस्ट होता है, सबसे कम होता है। सिल्वर,
कॉपर, गोल्ड या फिर मर्क्यूरी। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का आंसर मैं चाहूंगी कि सारे कैंडिडेट जो हैं कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। आई विल बी वेरी हैप्पी इफ यू आर कमेंटिंग। और मैं आप सभी लोगों के कमेंट जो है वो देखती हूँ, पढ़ती हूँ। कुछ लोगों का जो है वो आंसर हो जाता है। कभी कभी क्या होता है कि वीडियो अपलोड करने के बाद क्या होता है कि मैं सिस्टम पर रहती हूँ, तो उस समय पे जितने भी कमेंट आते हैं उस दौरान जितने कमेंट आते हैं उनका आंसर मैं कर पाती हूँ। उसके बाद क्या होता है कि मैं दूसरे वीडियो को बनाने में लग जाती हूँ। आप लोगों के लिए रिसर्च करना पड़ता है, स्टडी करनी पड़ती है, तो उसके बाद फिर टाइम नहीं मिल पाता, क्योंकि जो वीडियो बनाने में मेहनत लगती है वो बहुत ज़्यादा होती है और स्टडी करनी पड़ती है। तो यहाँ पर जितने भी कमेंट आप लोग कर रहे हैं, मैंने सारे कमेंट जो है वो डायरी में नोट कर लिए हैं कि कौन कौन से कमेंट का जो आंसर है वो मुझे करना है। तो यहाँ पर मैं एक आपके साथ क्वेश्चन आंसर आपके आंसर का जवाब देना चाहूँगी। क्वेश्चन आंसर का एक वीडियो मैं आपके साथ लाना चाहूँगी जिसमें मैं आपके क्वेश्चंस का आंसर करूँगी। तो यहाँ पर आप मेरे साथ वीडियो के अंत तक बने रहें। अभी 3 क्वेश्चन या 2 क्वेश्चन, अभी 18, 19, 20 बाकी हैं, ठीक है। तो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो पूछ रहे हैं यहाँ पे कि कौन सी मेटल का जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो लीस्ट होता है। तो यहाँ पर मैं आप लोगों को एक डेटा बता रही हूँ जो कि मैंने आप लोगों के लिए कलेक्ट किया है। मरकरी इज लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। मरकरी जो है वो लिक्विड होती है रूम टेम्परेचर पर। जनरली जो मेटल्स होती हैं वो सॉलिड होती हैं, ठीक है, और ये जो मरकरी है ये लिक्विड होती है रूम टेम्परेचर पर। और इसका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो होता है -38.83 डिग्री सेल्सियस। इसका बॉइलिंग पॉइंट की अगर हम बात करें तो 356.73 डिग्री सेल्सियस इसका बॉइलिंग पॉइंट होता है। और जो मर्क्यूरी होती है वो होती है पुअर इलेक्ट्रिकल एंड थर्मल कंडक्टर। तो ये पुअर इलेक्ट्रिकल और थर्मल कंडक्टर भी होती है। अब हम बात कर लेते हैं अदर मेटल्स के जो दी हुई हैं उनके मेल्टिंग पॉइंट्स के बारे में। तो सिल्वर जो है उसका मेल्टिंग पॉइंट है प्लस में 961.8 डिग्री सेल्सियस। कॉपर का होता है 1085 डिग्री सेल्सियस और गोल्ड का होता है 1064 डिग्री सेल्सियस। सिल्वर की अगर हम बात करें तो सिल्वर एक एक्सीलेंट कंडक्टर होता है हीट का, और इसकी थर्मल कंडक्टिविटी बहुत ज़्यादा हाई होती है। 419 वॉट पर मीटर केल्विन होती है सिल्वर की थर्मल कंडक्टिविटी। तो ये एक्सीलेंट कंडक्टर माना गया है हीट का। तो यहाँ पर ये जो मेटल होगी जिसका मेल्टिंग पॉइंट लीस्ट है वो होगी मर्क्यूरी। डी इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन। सो नाउ वी विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन वेरी फास्ट। सो 19 क्वेश्चन में पूछा गया है सोडियम मेटल शुड बी स्टोर्ड इन। कह रहे हैं सोडियम मेटल को किसमें स्टोर करके रखा जाता है? एल्कोहल में, HCl में, या फिर केरोसिन ऑयल में, या फिर वाटर में। और आपका टाइम स्टार्ट होता है अब। तो आप अपना आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा कि सोडियम मेटल को किसमें स्टोर करके रखा जाता है। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन के आंसर के बारे में थोड़ा सा एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन मैं आपको बता देती हूँ। सोडियम जो होती है वो बहुत ही हाईली रिएक्टिव मेटल होती है। अगर हम इसे ओपन कंटेनर में रख देंगे तो ये जो एयर में ऑक्सीजन और वाटर वेपर्स प्रेजेंट होती हैं उसके साथ रिएक्ट कर लेगी और NaOH और Na2O बना लेगी, जो कि एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है। और वहां पर बहुत ज़्यादा अमाउंट में हीट रिलीज होगी और फायर के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो इसीलिए ये जो सोडियम होता है इसको हमें किसी ऐसी चीज़ में रखना होता है जहां पर फायर हैजार्ड वो ना कर सके और एक्सोथर्मिक रिएक्शन ना हो। तो क्योंकि जो सोडियम होता है इसकी जो डेंसिटी होती है वो होती है हायर देन दैट ऑफ केरोसिन। The density of sodium is higher than that of kerosene. And also sodium does not react with kerosene. सोडियम की डेंसिटी जो होती है तो केरोसिन से ज्यादा होती है, और दूसरा जो सोडियम होता है वो केरोसिन से रिएक्ट नहीं करता है। इसीलिए सोडियम को केरोसिन में स्टोर करके रखा जाता है। तो यहाँ पर इसका आंसर होगा केरोसिन ऑयल। ठीक है, तो केरोसिन ऑयल में ही क्यों रखा जाता है इसका रीजन मैंने आपको
बता दिया है। ठीक है, वाटर के साथ नहीं रखा जाता है, HCl के साथ नहीं रखा जाता है और अल्कोहल के साथ भी नहीं रखा जाता है क्योंकि ये रिएक्ट कर जाता है वाटर से। तो यहाँ पर बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में बताया गया है आइसोऑक्टेन इज एडेड टू पेट्रोल। जो आइसोऑक्टेन होते हैं उन्हें पेट्रोल में ऐड किया जाता है। तो आपका टाइम स्टार्ट हो चुका है। आप अपने क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं कि आइसोऑक्टेन को पेट्रोल में ऐड क्यों किया जाता है। तो यहाँ पे मैं आपको ऑप्शंस पढ़ के बता देती हूँ। टू प्रेसिपिटेट इन ऑर्गेनिक मटेरियल्स, एज एन एंटी नॉकिंग एजेंट, टू प्रिवेंट फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ पेट्रोल, टू इंक्रीज द बॉइलिंग पॉइंट। तो हिंदी में मैं आप लोगों को बता देती हूँ, इसके ऑप्शंस कह रहे हैं कि इनऑर्गेनिक मटेरियल को प्रेसिपिटेट करने के लिए, या फिर ये यूज किया जाता है एंटी नॉकिंग एजेंट, या फिर ये फ्रीजिंग पॉइंट जो है पेट्रोल का उसको रोकने के लिए ये यूज किया जाता है, या फिर बॉइलिंग पॉइंट को इंक्रीज करने के लिए आइसोऑक्टेन को ऐड किया जाता है। तो आइसोऑक्टेन के बारे में हम एक जानकारी आपको बता देते हैं। आइसोऑक्टेन जो होता है वो होता है 2,2,4 ट्राइमिथाइल पेंटेन। आइसोऑक्टेन जो है वो एक आइसोमर होता है ऑक्टेन का, जिसका फार्मूला है C8H18। और ऑक्टेन रेटिंग की अगर हम बात करें तो इसकी ऑक्टेन नंबर होती है 100। एंड ये जो आइसोऑक्टेन होता है ये कैसे बनाया जाता है ये मैं आपको बता देती हूँ। तो पेट्रोलियम रिफाइनरी में एक प्रोसेस होता है जिसे हम एल्काइलेशन प्रोसेस कहते हैं। एल्काइलेशन प्रोसेस की हेल्प से आइसोऑक्टेन जो है वो बनाया जाता है। So it is produced by alkylation of isobutene with isobutane। तो आइसोब्यूटेन के साथ एल्काइलेशन कराया जाता है, जहां पर एसिड कैटलिस्ट HF यूज किया जाता है और उसके बाद आइसोऑक्टेन जो है वो एज अ प्रोडक्ट मिलते हैं। तो यहाँ पर अगर हम आइसोऑक्टेन के यूज की बात करें तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ गैसोलीन। ये गैसोलीन का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपोनेंट माना गया है और इट इज यूज्ड टू इंक्रीज नॉक रेजिस्टेंस ऑफ द फ्यूल। यानी कि फ्यूल का जो नॉक रेजिस्टेंस है उसको इम्प्रूव करने के लिए यूज किया जाता है। तो ये एज एन एंटी नॉकिंग एजेंट यूज किया जाता है। तो यहाँ पर इसका जो आंसर होगा आइसोऑक्टेन इज एडेड इनटू द पेट्रोल एज एन एंटी नॉकिंग एजेंट। नॉक रेजिस्टेंस को कम करने के लिए इसको ऐड किया जाता है पेट्रोल में। तो बी इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन। तो यहाँ पर बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है जो एग्जाम में आ सकते हैं वो मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस किए हैं। आप वीडियो के अंत तक मेरे साथ यदि बने रहे हैं तो आपको थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे। आप लोगों के लिए और इंफॉर्मेटिव वीडियोस हम लाते रहेंगे। थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे।